गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेकर आए जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। ठीक है, ये संचयन पाठ पुस्तक का दूसरा पाठ है। इस सबसे पहले देखते हैं इसका पाठ किस आधार पर लिखा गया, पाठ की रूपरेखा। यह पाठ पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा की अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के उन आनंदमयी पलों को, आनंदमयी दिनों को चित्रण किया है जब खेलते खेलते चोट लगती थी, हाथ पैर छिल जाते थे। तब चोट लगने के बावजूद घर जाकर अपने माता पिता तथा बहनों की डांट खानी पड़ती थी। कुछ क्षण बाद फिर वह खेलने के खेल मन को गुदगुदाने लगता था। लेखक ने अपने स्कूली जीवन के अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उन दिनों स्कूल का वातावरण बहुत नीरस और भय उत्पन्न करने वाला हुआ करता था। ठीक है, तो इस आधार पर लिखा गया है। इसके शीर्षक है सपनों के से दिन। गुरुदयाल सिंह इनके लेखक हैं। यह एक आत्मकथा, एक पंजाबी लेखक गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा का अंश है। तो गुरुदयाल सिंह के जीवन परिचय देखते हैं। प्रसिद्ध कथाकार गुरुदयाल सिंह का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 ईस्वी को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। अपने पैतृक कार्य करते हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। गुरुदयाल सिंह 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। इसी दौरान उनकी पहली कहानी पंच वर्ष 1957 ईस्वी में दरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके उपरांत कॉलेज के प्राध्यापक नियुक्त हुए और अंततः यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। गुरुदयाल सिंह की रचना संसार ठेठ ग्रामीण भावबोध का है। पंजाबी भाषा के सराहनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। गुरुदयाल सिंह के उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि साहित्य विद्या में साहित्य सृजन किया। मढ़ी का दीवा, अध चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और आत्मकथा क्या जानूं मैं कौन, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ के सपनों के से दिन की सारांश। इस पाठ की पाठ सपनों के से दिन के में जो पहला अंश है, सपनों मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चे का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते को देखकर बिखरे बार जब लकड़ी की ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिर कर कहीं तो जाने कहाँ चोट खा लेती और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार हो जाते। धूल भरे कई जगह पे से छिले पांव पगडंडियों या लहू के ऊपर जमी रेत से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्से वाले थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी ना रखते कि बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा और कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी पिटाई होने पर दूसरे दिन खेलने चला आते। यह बात तब ठीक से समझ नहीं आती कि स्कूल में अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान के विषय में पढ़ा। ऐसी बातें
बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों और इतना अच्छा लगता है। बुरी तरह पिटाई होने के बावजूद खेलने चले जाते हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश में बच्चे के खेल प्रेम को दर्शाया गया है। लेखक कहते हैं कि लेखक ने अपनी आत्मकथा में इस अंश को स्पष्ट किया है कि बचपन के सभी खेलों बच्चे एक जैसा ही हाल होता है। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बेहतरीन व मैले कपड़े छोटे छोटे गलियों में खेलते कूदते फिरते थे, दौड़ते भागते समय हाथ पैर छिल जाता, चोट लगने के कोई परवाह नहीं करता। बल्कि अपने परिवार से वालों से डांट ही पड़ती, परंतु खेल के प्रति कभी भी लगाव कम नहीं होता। लेखक बच्चों के खेल प्रेम को खेल प्रेम को तब समझ पाया जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा। जब सभी बच्चे की आदतें मिलती जुलती हैं। उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे और माता पिता की पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते थे। दूसरा है लेखक का बालकाल, यानी लेखक के बचपन के दिन। लेखक अधिकांश मित्र राजस्थान हरियाणा के मूल निवासी थे जो व्यापार के उद्देश्य से आए अपने परिवार के साथ वहाँ रहा करते थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी, पर खेलने की बात सभी को भली तरह समझ लेते थे। बचपन के हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल की सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। उन दिनों स्कूल के साल में शुरू में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी, फिर छुट्टियां शुरू हो जाती थी। ग्रीष्मावकाश के दिन, यानी गर्मी की छुट्टी के दिन, छुट्टियां प्रारंभ होते ही लेखक गुरुदयाल सिंह अपने माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दही दूध मक्खन खिलाती और बहुत प्यार करती। जिस साल वह ननिहाल नहीं जा पाते तब वह अपने घर के थोड़ी दूर पर बने तालाब पर जाया करते थे। कभी पानी में कूदते, कभी रेत के टीले बनाकर चढ़ते, कभी तालाब में कूदकर अच्छी तैराक की तरह हाथ पैर हिलाते। इन शरारतों में कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। अवकाश समाप्ति से पहले, जब गर्मी की छुट्टी के दिन समाप्त होने लगते हैं उसके पहले जैसे जैसे गर्मी की छुट्टी बीतने लगती है, मास्टर जी द्वारा दिया गया गृह कार्य सारी मस्ती का बाधा डाल देते हैं। सारी मस्ती में बाधा डाल देती है, क्योंकि पूरे महीने वो होमवर्क कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए उनका पूरा गृह कार्य पड़ा रह जाता है। गृह कार्य पूरा करने के हिसाब किताब लगाना शुरू करते हैं, परंतु कुछ मित्र ऐसे भी थे जो गर्मी की छुट्टियां को काम करने के बजाय मास्टर जी की पिटाई को अधिक सच्चा सौदा समझते थे। कभी कभी कुछ समय के लिए लेखक भी ऐसे बच्चों को अपना नेता मान बैठता था। विद्यालय का वातावरण कैसा था? विद्यालय का वातावरण, लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें से केवल 9 कमरे थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल के प्रार्थना के समय और अनुशासन में खड़े बच्चों को, छात्रों को देखकर बहुत खुश होते। मास्टर प्रीतम चंद जो खेल अध्यापक थे, स्वभाव से बहुत कठोर थे। सरल तथा विनम्र स्वभाव के हेडमास्टर 5वीं से 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। क्रोध आने पर कभी कभी गाल पे हल्की सी चपत लगा देते। फिर भी स्कूल जाने से बच्चे सभी स्थितियों में रहते हुए भी स्कूल उस समय अच्छा लगने लगता जब खेल अध्यापक स्काउटिंग के अभ्यास कराते। नीली पीली झाड़ियाँ हाथ में पकड़ा कर ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और गलती ना करने पर वह शाबाश कहते, तो ऐसा लगता कि लेखक और उसके मित्र ने किसी फौज की सभी तमगे जीत लिए हों। क्या कि हम लेखक के मध्य वर्गीय परिवार। हेडमास्टर साहब लेखक हर वर्ष किसी धनी लड़के की पुस्तक दिलवा देते, यद्यपि उन दिनों नई किताब भी बहुत कम कीमत में आ जाती थी। 1 रुपया भी बहुत कीमत थी, 1 रुपया की भी बहुत कीमत थी। अपने परिवार के लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई श्रेणी में पहुंचकर कभी कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती थी।
वह सदैव पढ़ाई का बोझ बढ़ने और अध्यापक द्वारा भयभीत रहता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब दूसरे विश्व युद्ध का सब तो नाभा रियासत के राजा को अंग्रेज ने वर्ष 1923 में गिरफ्तार कर लिया, जिसका कुडाईनकाल तमिलनाडु का एक स्थान है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में देहांत हो गया। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वाले के साथ गांवों में आया करते थे। नौटंकी में फौजियों की सुखी जीवन दिखाकर लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए आकर्षित करते थे। स्काउटिंग का वर्दी पहनकर परेड करते समय लेखक भी फौजी होने का अनुभव करता था। मास्टर प्रीतमचंद का व्यक्तित्व। मास्टर प्रीतमचंद का ठिकना कद, गठीला बदन, दागों भरा चेहरा, बाज सी आँखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी को लोगों के ध्यान खींचते थे। उनका सजा देने का तरीका बहुत बर्बर था। वह लेखक चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे। वह एक बार उन्होंने कार्य न करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया। जब यह दृश्य हेडमास्टर साहब ने देखा तो बहुत क्रोधित हुए और शिक्षा विभाग ने डायरेक्टर को शिकायत लिख भेजी और प्रीतमचंद को मुअत्तल कर दिया गया, यानी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। एक बार लेखक ने देखा कि प्रीतमचंद भिगोए हुए बादामों को छिलका उतार कर पिंजड़े में बंद तोते को खिला रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। उनका यह व्यवहार स्कूल के कठोरपूर्ण व्यवहार से सर्वथा भिन्न था। यह सब कुछ आश्चर्यजनक ही लग रहा था। बर्बर का अर्थ होता है असहनीय पीड़ा, मुअत्तल का निलंबित करना। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।